पीरियाडिक टेबल एंड पीरियाडिसिटी पार्ट 2। आज हम लोग पढ़ेंगे आवर्त सारणी और आवर्ती गुण का दूसरा भाग। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का नामकरण। 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का IUPAC आधारित नामकरण उनके परमाणु क्रमांकों के अंकों के लैटिन नामों के मूलों के अंत में IUM जोड़ करके किया जाता है। अर्थात परमाणु क्रमांक में जो अंक होते हैं उन अंकों के नाम यहाँ टेबल से क्रम से लिख लेंगे और लिखने के बाद अंत में IUM जोड़ देंगे। जैसे अगर परमाणु क्रमांक में 0 अंक है तो उसके लिए नील लिखा जाएगा, 1 के लिए अन लिखा जाएगा, 2 के लिए बाई लिखा जाएगा, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए इन लिखा जाएगा। जैसे अगर किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 105 है तो इसका IUPAC आधारित नाम क्या होगा? तो परमाणु क्रमांक में ये जो अंक हैं, 1 के लिए यहाँ 1 के लिए अन है तो यहाँ अन लिख लिया जाएगा। फिर 0 है, 0 के लिए नील लिख लिया जाएगा। फिर 5 है, 5 के लिए पेंट लिख लिया जाएगा और लास्ट में IUM जोड़ दिया जाएगा तो नाम हो जाएगा अन नील पेंटियम। इसी तरह से परमाणु क्रमांक 106 के लिए 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, 6 के लिए हेक्स और लास्ट में IUM जोड़ दिया जाएगा। इसी तरह से 107 के लिए हो जाएगा अन नील सेप्टियम, 108 के लिए अन नील ऑक्टियम, 109 के लिए अन नील ईनियम, 110 के लिए अन नील लास्ट में IUM। तो अन नीलियम 110 वाले का नाम हो जाएगा। 114 वाले का नाम हो जाएगा अन क्वाडियम। 118 वाले के लिए अन ऑक्टियम। इस तरह से 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के IUPAC आधारित नाम लिखे जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ये आवर्त सारणी में तत्वों का स्थान ज्ञात करना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान ज्ञात किया जा सकता है। तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान ज्ञात करने के लिए पहले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप, इन 3 पैरामीटर के आधार पर तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान बताना होता है। यानी स्थान बताने के लिए ब्लॉक बताना होगा, पीरियड बताना होगा और ग्रुप बताना होगा। ब्लॉक बताने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद ये देखेंगे कि किस उपकोष में अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। तो जिस उपकोष में अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा वही उपकोष उस तत्व का ब्लॉक कहलाएगा। अब ये आवर्त ज्ञात करने के लिए माने पीरियड नंबर ज्ञात करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो मुख्य क्वांटम संख्या का हाईएस्ट वैल्यू होता है, सर्वोच्च मान होता है, वही सर्वोच्च मान उस तत्व का आवर्त संख्या कहलाता है। ग्रुप निकालने के लिए अलग अलग ब्लॉक के लिए अलग अलग तरीके हैं। यस ब्लॉक का तत्व अगर है, यानी तत्व का ब्लॉक अगर यस आता है तो उसका ग्रुप निकालने के लिए अंतिम यस में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसका ग्रुप नंबर कहलाएगा। अगर तत्व पी ब्लॉक का है तो अंतिम यस और अंतिम पी में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद उसमें 10 जोड़ देंगे। 10 जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी वह संख्या पी ब्लॉक के तत्व का ग्रुप हो जाएगा, समूह संख्या हो जाएगा। डी ब्लॉक के लिए अंतिम n
यस यानी अंतिम यस उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और n-1d यानी अंतिम यस से पहले वाला जो d होता है इस d में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इन दोनों को जोड़ने के बाद जो संख्या आती है वह संख्या उस d ब्लॉक के तत्वों का ग्रुप नंबर या समूह संख्या कहलाता है। अब इसके कुछ अपवाद हैं एक दो। जैसे हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 होता है। इन हीलियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन s उपकोष में प्रवेश करता है, तो इस नियम के अनुसार हीलियम का स्थान s ब्लॉक में होना चाहिए, लेकिन s ब्लॉक में न होकर के ये p ब्लॉक का तत्व है। तो ये ध्यान रखना होगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। फिर अक्रिय गैसों के बाहरी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n_2np6 होता है। अंतिम इलेक्ट्रॉन p उपकोष में प्रवेश करता है तो ब्लॉक तो इसका p होगा, लेकिन ग्रुप नंबर इसके हिसाब से तो 18 आएगा, लेकिन ग्रुप नंबर इसका 0 भी होता है, बड़ा कॉमन ग्रुप नंबर है। तो अक्रिय गैसों का समूह संख्या ग्रुप नंबर जनरली 0 कहा जाता है। तो 0 या 18 में से दोनों में से कुछ भी लिखा जा सकता है, प्रायः 0 लिखा जाता है। इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन से बचने के लिए ये ध्यान रखेंगे कि अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n_2np6 होता है, इनका समूह संख्या 0 होता है। अब इस पर एक प्रश्न हल करेंगे। परमाणु क्रमांक 17, 19, 25, 29, 24 और 37 वाले तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान कैसे ज्ञात करेंगे। तो आवर्त सारणी में स्थान ज्ञात करने के लिए बताया गया है कि पहले इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे। जैसे परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 हुआ। अब देखेंगे निकालने के लिए पहले ब्लॉक देखेंगे, ब्लॉक क्या है इसका। ब्लॉक के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखेंगे अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में प्रवेश किया, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेगा, ये p उपकोष में प्रवेश कर रहा है, तो इसका ब्लॉक हो गया p। अब इसके बाद आवर्त संख्या माने पीरियड नंबर, पीरियड निकालने के लिए इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में मुख्य क्वांटम संख्या, वह मुख्य क्वांटम संख्या जिसका मान सबसे अधिक होता है। तो यहाँ n का मान 1 है, यहाँ 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, यानी हाईएस्ट मुख्य क्वांटम संख्या हो गई 3, तो पीरियड नंबर हो गया इसका 3। अब इसके बाद ग्रुप पर आएंगे। ग्रुप के लिए देखेंगे यह तत्व किस ब्लॉक का है, यह तत्व p ब्लॉक का है, तो p ब्लॉक के लिए फार्मूला हो गया अंतिम s और अंतिम p में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस 10। तो अंतिम s में 2 इलेक्ट्रॉन और अंतिम p में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 5 7 हो गया, 7 में 10 जोड़ देंगे 17 हो जाएगा, तो ग्रुप नंबर 17 हो गया। अब परमाणु क्रमांक 19 वाले पर आएंगे, इसका ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक के लिए देखेंगे ये अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में प्रवेश किया, अंतिम इलेक्ट्रॉन s उपकोष में प्रवेश किया हो, तो ब्लॉक हो गया s। पीरियड के लिए हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n देखेंगे, हाईएस्ट वैल्यू 4 है, तो पीरियड नंबर 4 हो गया। ग्रुप पर आएंगे, ग्रुप के लिए देखेंगे यह तत्व किस ब्लॉक का है, यह तत्व s ब्लॉक का है, तो अंतिम s में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसका ग्रुप हो जाएगा। तो अंतिम s में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ग्रुप नंबर 1 हो गया। अब परमाणु क्रमांक 25 पर आएंगे, इसका ब्लॉक हो जाएगा अंतिम उपकोष जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया, अंतिम इलेक्ट्रॉन d उपकोष में प्रवेश किया, तो ब्लॉक इसका d हो गया। पीरियड नंबर पर आएंगे, पीरियड नंबर निकालने के लिए हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n देखेंगे, तो 1 2 2 3 3 4 3, हाईएस्ट वैल्यू n या n जो है 4 है, तो पीरियड नंबर 4 हो जाएगा। ग्रुप के लिए आएंगे, ग्रुप के लिए चलेंगे ब्लॉक पर। यह तत्व डी ब्लॉक का तत्व है, तो डी ब्लॉक के लिए फार्मूला होता है अंतिम s में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और उससे पहले वाले d में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोनों को जोड़ लेंगे। तो अंतिम s में 2 इलेक्ट्रॉन और उसके पहले वाले d में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 2 5 7, तो ग्रुप नंबर 7 हो जाएगा। परमाणु क्रमांक 29, इसका ब्लॉक देखेंगे। परमाणु क्रमांक 29 और 24 से सतर्क रहना है, ये अपवाद हैं। 29 कॉपर होता है, 24 क्रोमियम होता है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश किया, तो ब्लॉक हो गया डी। पीरियड के लिए हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n 4 हो गया।
ग्रुप के लिए अंतिम S और अंतिम D यानी n-1 D में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 और 10 माने 11 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी ग्रुप नंबर 11 हो गया। 24 में भी यही काम करेंगे, ब्लॉक हो जाएगा D पीरियड 4 और ग्रुप नंबर हो जाएगा 6। 37 वाले में चलेंगे, अंतिम इलेक्ट्रॉन S में प्रवेश किया तो ब्लॉक हो गया S, पीरियड हो गया 5 और ग्रुप हो गया अंतिम S में 1 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप नंबर 1 हो गया। इस तरह से आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से तत्वों का स्थान ज्ञात किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों के प्रकार, यानी आवर्त सारणी में जो तत्व हैं उन तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए तो कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके सभी कोष पूर्ण होते हैं। जिन तत्वों के सभी कोष पूर्ण होते हैं उन तत्वों को अक्रिय गैस कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों को 4 वर्गों में बांटा गया है, 4 वैरायटी, 4 प्रकार के तत्वों में। अक्रिय गैस तत्व पहला है, दूसरे को निरूपक तत्व कहते हैं, तीसरा संक्रमण तत्व है और चौथा आंतरिक संक्रमण तत्व है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने पर अगर किसी परमाणु के सभी कोष पूर्ण रूप से भरे होते हैं तो ऐसे तत्वों को अक्रिय गैस कहते हैं। यानी अक्रिय गैसों में एक हीलियम है जिसका विन्यास 1s2 होता है, शेष अन्य तत्वों का विन्यास n2 np6 होता है, यानी इनमें सभी कोष पूर्ण रूप से भरे होते हैं। दूसरी वैरायटी है निरूपक तत्वों की। निरूपक तत्वों में बाहरी कोष यानी सबसे बाह्य कोष अपूर्ण होता है, अंदर के सभी कोष पूर्ण होते हैं। तो निरूपक तत्वों को देखेंगे यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो ये कंडीशन S और P ब्लॉक के तत्वों में पाया जाता है। यानी S और P ब्लॉक के तत्वों का अंतिम कोष अपूर्ण होता है, अंदर के शेष कोष पूर्ण होते हैं, अतः S और P ब्लॉक के तत्वों को निरूपक तत्व कहा जाता है। तीसरी वैरायटी संक्रमण तत्वों की है। संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब देखेंगे तो अंतिम से एक कम यानी n-1 D उपकोष अपूर्ण होता है। n-1 D उपकोष D ब्लॉक के तत्वों में अपूर्ण होता है वर्ग 12 को छोड़ करके, यानी वर्ग 12 को छोड़ करके D ब्लॉक के शेष तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं और इनमें n-1 D उपकोष अपूर्ण होता है। चौथी वैरायटी आंतरिक संक्रमण तत्वों की है। आंतरिक संक्रमण तत्वों के अंतिम 3 कोष अपूर्ण होते हैं। साधारण तौर पर इसको कह सकते हैं कि आंतरिक संक्रमण तत्वों में 4f और 5f उपकोष अपूर्ण होते हैं। ये दो 4f और 5f उपकोष अपूर्ण होते हैं F ब्लॉक के तत्वों में, यानी F ब्लॉक के तत्व आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी में तत्वों को 4 वैरायटी में या 4 प्रकार में विभाजित किया गया है। अक्रिय गैस, निरूपक तत्व, संक्रमण तत्व, आंतरिक संक्रमण तत्व। फिर समराइज करेंगे, जिन तत्वों के सभी कोष पूर्ण रूप से भरे होंगे उनको अक्रिय गैस कहेंगे। जिन तत्वों का केवल अंतिम कोष अपूर्ण होगा उनको निरूपक तत्व कहेंगे। जिन तत्वों के बाहरी 2 कोष अपूर्ण होंगे उनको संक्रमण तत्व कहेंगे और जिन तत्वों के अंतिम 3 कोष अपूर्ण होंगे उनको आंतरिक संक्रमण तत्व कहेंगे। अब इसके बाद बात करेंगे वर्ग के प्रथम तत्व का असंगत व्यवहार। आवर्त सारणी का अवलोकन जब करेंगे तो ये पाएंगे कि हर वर्ग का जो पहला तत्व है वह कुछ गुणों में अपने वर्ग के शेष तत्वों के साथ भिन्नता प्रदर्शित करता है। आवर्त सारणी में पहले ऐसा माना गया है कि एक वर्ग में जितने तत्व होते हैं सबके गुण एक जैसे होते हैं। ये हर वर्ग का मूल लक्षण है, यानी प्रत्येक वर्ग में उपस्थित तत्वों के गुण एक समान होते हैं। परंतु हर वर्ग का जो पहला तत्व है उसके कुछ गुण अपने वर्ग के शेष तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं।
इस व्यवहार को वर्ग के प्रथम तत्व का असंगत व्यवहार कहते हैं। जैसे क्षार धातु में अगर देखा जाए तो क्षार धातु यानी फर्स्ट वर्ग का पहला तत्व लिथियम है। लिथियम के कुछ गुण वर्ग के शेष तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं, अतः यह कहा जाता है कि लिथियम अपने वर्ग के शेष तत्वों के साथ कुछ गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करता है। यह भिन्नता लिथियम का असंगत व्यवहार या एनामिलस बिहेवियर कहलाता है। इसी तरह से सेकेंड ग्रुप में जब चलेंगे तो बेरिलियम एनामिलस बिहेवियर शो करता है। थर्ड ग्रुप में जब चलेंगे तो बोरान एनामिलस बिहेवियर शो करता है। फोर्थ ग्रुप में चलेंगे तो कार्बन एनामिलस बिहेवियर शो करता है। यानी हर वर्ग का प्रथम तत्व असंगत व्यवहार दर्शाता है। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि हर वर्ग के प्रथम तत्व की परमाणु त्रिज्या अपेक्षाकृत छोटी होती है और डी उपकोष अनुपस्थित होता है, डी उपकोष का अभाव होता है। तो पूछा जाता है कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम तत्व असंगत व्यवहार क्यों दर्शाता है? तो उसका कारण है प्रत्येक वर्ग के प्रथम तत्व की परमाणु त्रिज्या अपेक्षाकृत छोटी होती है और डी उपकोष उपलब्ध नहीं होता है। इन दो कारणों से वर्ग का प्रत्येक तत्व अपने वर्ग के शेष तत्वों के साथ गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करता है, अर्थात असंगत व्यवहार दर्शाता है। अब है विकर्ण संबंध, डायगोनल रिलेशनशिप। विकर्ण का मतलब होता है तिरछा, तिरछा संबंध। इसके लिए आवर्त दो के हल्के तत्व जैसे लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, ये कुछ गुणों में आवर्त 3 के उन तत्वों के साथ समानता प्रदर्शित करते हैं जो उनके विकर्ण सम्मुख यानी डायगोनली अपोजिट स्थित होते हैं। तत्वों की यह समानता विकर्ण समानता या विकर्ण संबंध कहलाता है। जैसे आवर्त 2 के हल्के तत्व लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, और आवर्त 3 के तत्व हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। आवर्त सारणी में लिथियम के नीचे सोडियम है, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, बोरान के नीचे एल्युमिनियम, कार्बन के नीचे सिलिकॉन है। लिथियम के नीचे सोडियम है, इसका मतलब लिथियम और सोडियम के गुणों में समानता होती है। बेरिलियम मैग्नीशियम के गुणों में समानता होती है, बोरान एल्युमिनियम के गुणों में समानता होती है। लेकिन लिथियम के कुछ गुण मैग्नीशियम के गुण से मिलते हैं। मैग्नीशियम जो है लिथियम के विकर्ण सम्मुख है यानी डायगोनली अपोजिट स्थित है। इस प्रकार ये कहेंगे कि लिथियम की विकर्ण समानता या विकर्ण संबंध मैग्नीशियम के साथ होता है। तात्पर्य ये है कि लिथियम के कुछ गुण मैग्नीशियम के गुण से मिलते हैं। गुणों का यह मिलान या गुणों की यह समानता विकर्ण समानता या विकर्ण संबंध कहलाता है। अतः लिथियम का विकर्ण संबंध मैग्नीशियम से होता है, बेरिलियम का विकर्ण संबंध एल्युमिनियम से होता है, बोरान का विकर्ण संबंध सिलिकॉन से होता है। अब सवाल ये है कि इस विकर्ण समानता का कारण क्या है? विकर्ण संबंध क्यों होते हैं? तो विकर्ण संबंध प्रदर्शित करने वाले तत्वों की आयनिक त्रिज्याएं लगभग समान होती हैं, और जब आयनिक त्रिज्या लगभग समान होती है तो उनकी ध्रुवण क्षमता पोलराइजिंग पावर भी लगभग समान होती है। तो विकर्ण संबंध इन दो गुणों के कारण होता है। पहला है आयनिक त्रिज्या और दूसरा है ध्रुवण क्षमता। यानी वे तत्व जो विकर्ण समानता प्रदर्शित करते हैं उनकी आयनिक त्रिज्याएं और ध्रुवण क्षमताएं लगभग समान होती हैं। जैसे लिथियम आयन की त्रिज्या 0.76 एंगस्ट्रॉम होती है, मैग्नीशियम आयन की त्रिज्या 0.72 एंगस्ट्रॉम होती है। इन दोनों की त्रिज्याओं में काफ़ी समानता है। इसी समानता के कारण लिथियम और मैग्नीशियम परस्पर विकर्ण संबंध प्रदर्शित करते हैं।